लास्ट क्लास के अंदर वी टॉक्ड अबाउट द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके ऊपर फिजिक्स की तमाम डिफरेंट क्वांटिटीज जो है वो रिलाई कर रही होती हैं। एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद लेंथ, मास, टाइम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, electric current, luminous intensity, and amount of substance. So these were the 7 basic physical quantities. हमने ऐसा यूनिट्स इनके मेंशन किए थे, मीटर, मास का मैंने मेंशन किया था kilograms, time is in seconds, absolute temperature is in Kelvin, electric current is in amperes, luminous intensity is candela, and amount of substance is moles. Symbols में हमने small m, kg, small s, capital K, capital A, CD और MOL। हमने बात की थी कि भाई ये बेसिक यूनिट्स होते हैं, फिर अगले आते थे डिराइव्ड यूनिट्स। तो मैंने डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि डिराइव्ड यूनिट्स आर मेड अप ऑफ 7, or you can say are made up of 2 or more basic physical quantities. जिसकी हमने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी थी कि भाई we have speed, we have acceleration, we have force, work, energy, and whatnot. Any other physical quantity that you're going to study in physics apart from those 7 are all derived quantities. They're derived from those 7 basic physical quantities. अच्छा उसके बाद फिर हमने बात कही थी कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी। वैसे तो जनरल बातें हमने काफ़ी की थी, उसके अंदर एक हाईलाइट देने के लिए आपको कि भाई मास को किलोग्राम्स में क्यों लिखा जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है। सही, ये दो चीज़ें हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस की थी और हमने बताया था कि भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर से जो मतलब है वो ये है कि इसका जो जीरो है वो असल जीरो है। इसका मतलब जब आपका सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 केल्विन पे पहुंच जाएगा तो हम ये कहते हैं कि उस सब्सटेंस की जो एग्जिस्टेंस है वो ही नहीं हो सकती, क्योंकि टेम्परेचर अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो होती है उसको बता रहा हो। तो अगर हम ये कहते हैं कि एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 हो गया, उसका मतलब उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो 0 हो चुकी है। और जब अमाउंट ऑफ एनर्जी 0 हो जाती है तो उसका मतलब उस सब्सटेंस की जो एग्जिस्टेंस है वही पॉसिबल नहीं। और So would we say zero kinetic energy? बिल्कुल बोलिए। So would we say कि in this situation it's zero kinetic energy of any particle? Kelvin zero of the molecules. Overall kinetic energy बोलना थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि उसमें मैक्रोस्कोपिक बातें आ जाती हैं। हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जीरो टेम्परेचर बेसिकली मींस जीरो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जीरो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स असल में हम अचीव नहीं कर सके थे, मैंने बताया था। जब हम उसके करीब पहुंचे थे तो एटम्स की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ गया था कि उनकी जो है एक एटम अगले एटम से डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा था। फिर हमने बात शुरू की थी कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो मैंने लिस्ट की थी कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मैं उनको दोबारा यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। We mentioned the trundle wheel, we mentioned measuring tape, we mentioned meter rule, we had vernier caliper, and the micrometer screw gauge. और मैंने इसमें ये बात कही थी कि ये जो हमने ऑर्डर लिखा है इसकी दो खुसूसियात हैं। So increasing accuracy or बिल्कुल
It was increasing accuracy. Which you can also say increasing precision if you want. Number of decimal places बढ़ती चली जाती है. The number of decimal places in which instrument gives you value increases. सही. हमने एक जनरल अगर मैं बोलूं तो ट्रिंडल व्हील अराउंड 1 सेंटीमीटर तक की प्रिसिशन रखता है, मतलब काइंड ऑफ लाइक नो डेसिमल प्लेस अगर सेंटीमीटर से बात करें, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर 0.001 सेंटीमीटर तक बात चली जाए. तो the number of decimal places in which your answer can be achieved actually increases down this series. लेकिन दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि डिक्रीजिंग रेंज होती है इसमें. ट्रिंडल व्हील्स लॉन्ग लेंथ्स के लिए यूज होते हैं और जो आपके माइक्रोमीटर स्क्रू गेजेस हैं वो शॉर्ट लेंथ्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. जो रेंज है वो ड्रॉप होती है, मतलब फ्रॉम सेवरल मीटर्स or should I say even kilometers to just about, you can say 6 centimeters max. आपकी जो रेंज है वो ड्रॉप हो जाती है क्योंकि आप प्रिसिशन इतनी ज्यादा हासिल करने लग जाते हो कि आपको फिर जो रेंज होती है वो रिड्यूस करनी पड़ती है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्सिटी इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. फिर हमने इंस्ट्रूमेंट्स की आपको इमेजेस दिखाई थी थोड़ा बताने के लिए. तो मैंने बताया था दिस वाज द ट्रिंडल व्हील. सही. आपको इस्तेमाल करने का तरीका भी इसका हमने सिखाया था कि ट्रिंडल व्हील्स के अंदर वी हैव द डायल दैट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड. This is the dial that is placed on the ground, और ये हैंडल है इसका. So you will start from here. So, and for example, you traveled all the way till here. यहाँ पे आपने stop किया. So you count the number of revolutions. Number of revolutions of this wheel. इस wheel ने कितनी मर्तबा revolution perform की, और एक revolution में जो distance cover होता है अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अंदाजा था कि यहाँ से अगर रीडिंग स्टार्ट होती है तो 5, 10, 15 इस तरह से करते करते 95 and then back to the start means 100 centimeters at maximum आप एक revolution के अंदर distance cover कर सकते. तो if I know the number of revolutions, for example हमने 20 revs जो थे वो हमारे मुकम्मल हुए थे. सही. when we move from one point to another, so 100 centimeters into 20 gives you 1000 centimeters. 2000 centimeters of length आपने कवर कर लिया. सही. फिर आप उसको लाजमी बात है किलोमीटर्स और मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करोगे फॉर योर ओन ईज, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आगे कन्वर्जन में आपको सिखाऊंगा. मीटर रूल और मेजरिंग टेप हमारे पास आया था, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. मैंने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के अंदर आपको कहा था कि जब हम इसकी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट्स पे जाएंगे तो हम ज्यादा डिटेल के अंदर बात करेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ यूज होता है, किस तरह से यूज होता है. तो अभी जो बातें हमने जनरल डिस्कस की थी वो मैं यहाँ पे टेबल को फिल कर देता हूँ उसमें. इफ यू टॉक अबाउट द ट्रिंडल व्हील, उसकी जो रेंज है दैट इज several meters. Accuracy, it's either 1 centimeters, और अगर कुछ ट्रिंडल व्हील्स थोड़े ज्यादा एक्यूरेट होते हैं उसमें आपके पास 0.1 सेंटीमीटर के भी प्रिसिशन आपको मिल जाती है. लेकिन ये डिपेंड करता है, वेरी करता है फ्रॉम ट्रिंडल व्हील टू ट्रिंडल व्हील. पर्पस इसका क्या था? वेरी लॉन्ग लेंथ्स. from one place to another. बहुत लॉन्ग लेंस मेजर करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर से निकले और किसी मॉल तक जा सकते, आप किसी भी एरिया दूसरे एरिया तक जाएं तो उसकी लेंथ मेजर करने के लिए आप ट्रिंडल व्हील यूज कर सकते हैं. Then you have the measuring tapes. मेजरिंग टेप की अगर हम बात करें तो मेजरिंग टेप भी सेवरल मीटर्स तक जाता है, क्योंकि मेजरिंग टेप की जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है. वैसे तो हमारे घर में जो इंच टेप्स होते हैं वो इतनी ज्यादा लेंथ के नहीं होते, अराउंड 100 सेंटीमीटर तक मेजर करते हैं वो,
लेकिन जो सिविल इंजीनियर्स वगैरह मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं उसकी तकरीबन 50-60 मीटर्स तक की लेंथ होती है। वो बहुत लॉन्ग मेजरिंग टेप्स होते हैं, उनके काफ़ी बड़े बड़े कह रहे के होल्डर्स होते हैं, और आप उसको अपने ट्रैक्स को बनाने के अंदर और घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर या फिर बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें भी हम सेवरल मीटर्स ही लेंगे। अराउंड 60 मीटर्स तक के आपको मेजरिंग टेप्स मिल जाते हैं जो सिविल इंजीनियर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसकी प्रिसिशन या इसकी एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर, ये इससे कम एक्यूरेसी पे नहीं मिलता और ना ही इससे ज़्यादा एक्यूरेसी पे मिलता। सही। जनरली हमेशा आप जब भी मेजरिंग टेप देखेंगे 0.1 सेंटीमीटर तक, मतलब द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट यू कैन टेक आउट ऑफ योर मेजरिंग टेप इज ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। और कोई भी अगर आप मेजरमेंट लेते हो, जैसे मिसाल के तौर में आपको वैल्यू बताऊं, ये मैंने रीडिंग ली है 65.3 सेंटीमीटर्स, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर आपने मेजरिंग टेप से ही रीडिंग ली है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने रीडिंग ली है 65.34 सेंटीमीटर्स, तो ये मेजरिंग टेप की नहीं हो सकती, क्योंकि मेजरिंग टेप डेसिमल प्लेस तक वैल्यू देता ही नहीं है। तो आप इसमें पहचान नहीं सकते हैं कि ये आंसर मेजरिंग टेप से आया भी है या नहीं आया। इसका पर्पस लॉन्ग लेंस या फिर कर्व ट्रैक्स, क्योंकि मेजरिंग टेप फ्लेक्सिबल होता है, यूजुअली फाइबर का बना हुआ होता है, आपके पास ग्लास फाइबर वगैरह की चीजें बनी हुई होती हैं, सही प्लास्टिक का होता है, तो आप उसे बेंड कर सकते हैं। तो पहले छोटी लेंथ हो या बड़ी लेंथ हो, कर्व्ड है तो लाजिम है कि आप मेजरिंग टेप यूज करें। उसमें ये लिमिट नहीं होती कि भाई ये इससे ज्यादा बड़ा होगा तो हम मेजरिंग टेप पे जाएंगे, इसमें ये बात नहीं होती। अगर कोई भी लेंथ कर्व्ड है, उसमें एक कर्वेचर आ रहा है, तो हमेशा आपको So like a ball, करिए। जैसे बॉल की मेजरमेंट्स करनी हो तो यूज अ मेजरिंग टेप। बिल्कुल बिल्कुल सही। मीटर रूल की अगर हम बात करें तो मीटर रूल एज द नेम सजेस्ट ये मैक्सिमम 1 मीटर पे जाता है। द मैक्सिमम लेंथ इट कैन मेजर इज ऑफ 1 मीटर, ऑन अदर वर्ड्स इसको आप 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। इसकी जो लेंथ होती है मीटर रूल की, वो होती ही 100 सेंटीमीटर की और ये फिक्स्ड है। इसकी भी प्रिसिशन या एक्यूरेसी इसकी ही है, लेकिन लाजमी सी बात है मीटर रूल क्योंकि रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती इसमें, इसलिए इसको कर्व ट्रैक के लिए आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, स्ट्रेट ट्रैक्स हो और 1 मीटर से छोटे हो तो आप मीटर रूल इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेट लेंथ्स of less than या equal to 1 meters, यहाँ पे मीटर रूल यूज होता है। यूजुअली मीटर रूल्स का इस्तेमाल वहां पे हो रहा होता है जैसे भाई आपने किसी ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ड्रॉप मेजर किया कि भाई कितनी हाइट से ऑब्जेक्ट गिरा है, छोटी लेंस लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स कर लो, ऐसा नहीं कि मतलब काफी हाई बिल्डिंग से मेजर हो रहा है। मतलब लेबोरेटरी के अंदर किसी बॉल की ड्रॉपिंग हाइट आपने मेजर करनी है, सही है, ये कोई वायर है, पीस ऑफ वायर, आप उसे स्ट्रेटन रख के उसकी लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केसेस में मीटर रूल आपके काफी काम आ जाता है। बात आती है वर्नियर कैलिपर्स की। वर्नियर कैलिपर्स की जो समझ लीजिए रेंज होती है अब थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ तक आपके पास अराउंड 15 सेंटीमीटर्स आप मेजर कर पा रहे हो अपने वर्नियर कैलिपर से, सही। ऊपर वाली जो मार्किंग्स है वो इंचेस में, ये सारी मार्किंग्स इंचेस की। तो वर्नियर कैलिपर्स दोनों में ही आते हैं, इंचेस में भी आते हैं और सेंटीमीटर्स में भी आते हैं। हम सेंटीमीटर में सारी वर्किंग कर रहे होंगे तो इसलिए मैंने सेंटीमीटर वाले पे फोकस ज्यादा किया। तो 15 सेंटीमीटर्स कॉमन वर्नियर कैलिपर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट कस्टम डिजाइन वर्नियर कैलिपर्स भी आपके पास आते हैं जो 25 या 30 सेंटीमीटर्स तक भी आपको रीडिंग दे सकते हैं। काफी बड़े वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, लेकिन वो इतने कॉमनली यूज नहीं होते। ज्यादातर जो फिजिक्स लैब्स में या साइंस लैब्स में या कभी भी कोई इंजीनियर या टेक्नीशियन भी अगर कोई मेजरमेंट करना चाहता है तो वो एक नॉर्मल वर्नियर कैलिपर जो अराउंड 15 सेंटीमीटर तक आपको रीडिंग दे सकता है उसे आप यूज कर रहे हो। तो वर्नियर कैलिपर जनरली 15 सेंटीमीटर तक आपको
लेंथ मेजर करने में हेल्प करता है। अच्छा, इसकी प्रिसिशन या इसकी एक्यूरेसी मीटर रूल से एक स्टेप ज्यादा होती है। मतलब अगर मीटर रूल 0.1 सेंटीमीटर तक जा सकता था तो ये 0.01 सेंटीमीटर तक चला जाता है। मतलब 100th ऑफ अ सेंटीमीटर से 100th ऑफ अ सेंटीमीटर की मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ इसका मतलब क्या है 100th ऑफ अ सेंटीमीटर। देखिए मैं इधर ही बना देता हूँ। ये लेट से हमारे पास एक स्केल है, आपका समझ ले मीटर रूल है। उस मीटर रूल की छोटी सी मार्किंग मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो ये आपके मीटर रूल के ऊपर 0 सेंटीमीटर का मार्क है। जो प्लास्टिक के स्केल्स होते हैं आपके पास, उस पर सबसे पहला मार्क लगा होता है 0 सेंटीमीटर का लगा होता है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मार्क होता है आपके 1 सेंटीमीटर। ये स्केल का एक बहुत छोटा सा पोर्शन मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल स्टार्ट वाला पोर्शन। ठीक, दिस इज योर जी सर। कॉमन प्लास्टिक रोल। तो ये 0 है और ये 1 सेंटीमीटर का मार्क है। तो ये सबसे छोटा आपको इंटरवल यहाँ नजर आ रहा है, द स्मॉलेस्ट इंटरवल दैट यू कैन सी ओवर हियर। ये वाली जो मार्किंग है आपकी, ये मार्किंग 0.1 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट मार्किंग दैट एग्जिस्ट ओवर। दिस इज 0.1 सेंटीमीटर। ये जो गैप बना है ये 0.1 सेंटीमीटर का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपके पास प्लास्टिक स्केल रखा हुआ है आपके पास, आप देख सकते हैं कि इस 0 के और इस 0.1 के दरमियान का गैप कितना छोटा सा होता है। यहाँ पे तो खैर मैंने काफी इलाज करके बनाया है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो गैप बहुत मामूली सा है, बहुत छोटा सा गैप है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा जूम इन करके थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि मैं एक चीज समझा सकूँ। इसी पोर्शन को अगर हम थोड़ा सा लार्ज करके बनाते हैं इधर, एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके पास वही मार्किंग्स हैं। दिस इज द 0 मार्क और ये समझ लीजिए कि ये आपका 0.1 सेंटीमीटर का मार्क था। अगर मैं इस 0 और इस 0.1 सेंटीमीटर के मार्क में 10 डिविजन और बना दूं, तो अब जो मेरा एक छोटा मार्क बना है ना, एक छोटा गैप अब जो क्रिएट हुआ है, दैट इज ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। ये अब 0.01 सेंटीमीटर, मतलब वो जो एक गैप था, बहुत मामूली सा जो गैप था हमारे स्केल पे 0 और उसके बिल्कुल बाद वाली मार्किंग में, उसके 10 डिविजन अगर हम कर दें, तो अब जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग निकल के ये सामने आ रही है, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो ये काफी स्मॉल गैप होता है, जहाँ तक आपका वर्नियर कैलिपर आपको रीडिंग प्रोवाइड कर सकता है। So the vernier caliper is pretty much precise. It gives you a very small reading. It's like 100th of a centimeter. एक सेंटीमीटर का 100 पार्ट। अब अगर हम आगे जाते हैं, वर्नियर कैलिपर के मैं यूजेस लिखता हूँ, वर्नियर कैलिपर कहाँ इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में ब्रीफ करूंगा कि इसका कौन सा पोर्शन क्या चीज मेजर करने के लिए यूज हो सकता है। देखिए, वर्नियर कैलिपर के 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के। वर्नियर कैलिपर के सबसे पहले नीचे वाले, जिनको आप बोलते हैं एक्सटर्नल जॉल्स, सबसे पहले तो ये आ जाओ।
एक्सटर्नल जॉज दूसरे अल्फाज में आउटर जॉज भी बोले जाते हैं। इनका काम होता है एक्सटर्नल या आउटर लेंथ को मेजर करना। जैसे एक बॉल है, मैं उसका डायमीटर मेजर करना चाह रहा हूँ। कोई वायर है, मैं उसका डायमीटर मेजर करना चाह रहा हूँ। तो पीस ऑफ ब्लॉक है, मैं उसकी डायमेंशंस, एक्सटर्नल डायमेंशंस मेजर करना चाह रहा हूँ। तो जो एक्सटर्नल जॉज होते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल डायमेंशंस मेजर करने के लिए यूज होते हैं। कि मैंने आपको एक सिलेंडर का पीस दे दिया, मैंने बोला आपको इस सिलेंडर के पीस का आप मुझे डायमीटर बताइए, सही, और इसकी लेंथ बताइए। तो डायमीटर और लेंथ मेजर करने के लिए सॉलिड सिलेंडर के पीस का आप इसके एक्सटर्नल जॉज का इस्तेमाल करें। अगर आपने डायमीटर मेजर करना है तो आप उस सिलेंडर को या उस स्फीयर को इस तरह से लोअर जॉज के दरमियान में फिक्स कर दें। और फिक्स करने का भी तरीका ये होता है कि ये जो आपका ये स्केल है, जिसको मैं रेड शेड कर रहा हूं यहाँ पे, ये पूरा पोर्शन ट्रांसलेट कर सकता है। दिस एंटायर पोर्शन कैन ट्रांसलेट ओवर दिस बेसिक स्केल जो आपके बेस पे मौजूद है, जिसको आप मेन स्केल बोलते हैं। दिस स्केल ओवर है, the solid scale is called the main scale, and this scale over here, जिसको मैं बोल रहा हूँ स्लाइड कर सकते हैं, उसको आप वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये वर्नियर स्केल इस मेन स्केल के ऊपर ट्रांसलेट कर सकता है, स्लाइड कर सकता है बैक एंड फोर्थ। आप इसको इस तरह से पीछे भी लेके जा सकते हैं, आप इसको वापस आगे की तरफ भी लेकर आ सकते हैं। ये ऊपर लॉकिंग स्क्रू है, जिसके थ्रू आप इसको रिलीज करके, मतलब ट्रांसलेट करने के लिए ओपन कर सकते हैं। जहां पे आप फिक्स करना चाहें वहां पे लॉकिंग स्क्रू आप टाइट कर सकते हैं। तो ये जो वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल पे आगे पीछे ट्रांसलेट कर सकता है, जिससे ये जो एक्सटर्नल जॉज हैं, इनके दरमियान का गैप इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। कि अगर मुझे किसी ज्यादा बड़ी चीज का डायमीटर मेजर करना है, तो इतने से गैप में तो नहीं आ रहा होगा, तो मैं अपने इस वर्नियर स्केल को आगे की तरह, मतलब टुवर्ड्स द राइट जो है वो ट्रांसलेट कराना शुरू कर दूं। मैं टुवर्ड्स द राइट ट्रांसलेट कराऊंगा, ये बीच में जो गैप है बढ़ जाएगा मेरे पास, और उस चीज को मैं इसके अंदर फिक्स कर। तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर है, उसमें दो स्केल्स के थ्रू मेजरमेंट होती है। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर, इट्स क्लियर। So the lower jaws or the external jaws are used to measure the external length or the external diameter. The internal jaws जो ऊपर लिखी हुई है यहाँ पे, इनको दूसरे अल्फाज में हम अपर जॉज भी बोलते हैं। अपर जॉज का काम होता है, जैसे इन द नेम सजेस्ट, इंटरनल जॉज। इंटरनल जॉज इंटरनल डायमीटर्स या इंटरनल डायमेंशंस मेजर करने के लिए यूज होते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपको एक ब्लॉक दे दिया गया है जो कि हॉलो है अंदर से। दिस ब्लॉक इज हॉलो। तो अब लाजिमी सी बात है, द ब्लॉक इज हॉलो, मुझे मेजर करना है कि भाई इसकी इंटरनल डायमेंशंस कितनी है, इसकी इंटरनल लेंथ कितनी है, इसकी इंटरनल विड्थ कितनी है, मुझे ये चीज मेजर करनी है। तो इफ आई वांट टू मेजर दिस इंटरनल डायमीटर, या आपको मैं कोई पाइप दे दूं, तो अब बोलो भाई मुझे इस पाइप का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है कि व्हाट इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ दिस पाइप। इन चीजों को मेजर करने के लिए हम इंटरनल जॉज का इस्तेमाल करते हैं। या हमारे पास कोई बीकर है, सही, और मैं इस बीकर का इंटरनल डायमीटर मेजर करना चाह रहा हूँ, ये चीज मालूम करनी है कि भाई ये इंटरनल डायमीटर बीकर का कितना है। तो इस इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए मैं इंटरनल जॉज इस्तेमाल करूँगा। और ये फिक्स कैसे की जाती है, मैं ये भी जरा डायग्राम में बना के समझा दूँ। ये मैं एक रफ साइज का पोर्शन बना रहा हूँ। ये आपका पूरा वर्नियर वगैरह होता है, ये फिक्स मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आप जिस भी चीज को मेजर करना चाहते हैं, आप उसको इंटरनली ऐसे फिक्स करते हैं। जो भी चीज आपने मेजर करनी थी,
आपने इंटरनल जॉस के थ्रू उसको इस तरह से फिक्स कर दिया। इंटरनल डायमीटर आपने मेजर करना है, इंटरनल डायमेंशंस कोई लेंथ या विड्थ मेजर करनी है, उन तमाम चीज़ों को मेजर करने का तरीका ये इंटरनल डायमेंशन, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी कोई ना कोई थिकनेस होती है। एक्सटर्नल डायमीटर या एक्सटर्नल लेंथ और इंटरनल डायमीटर डिफरेंट होता है अगर वो हॉलो है तो अगर किसी भी सिस्टम में किसी भी चीज़ में आप उसके होल का साइज मेजर करना चाह रहे हैं, उसकी कैविटी की डायमेंशंस मेजर करना चाह रहे हैं, तो अपर जॉज यानी इंटरनल जॉज का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट यानी कंपोनेंट मेजर होता है, मेजरमेंट के लिए यूज होता है इसका, वो है इसकी टेल, जिसको डेप्थ मेजरिंग ब्लेड भी बोला जाता है। इसकी टेल है, सही। आप टेल के थ्रू भी मेजरमेंट कर सकते हो। टेल्स के थ्रू डेप्थ मेजर होती है। ये मिसाल के तौर पर यही बीकर था या यही आपके पास जो है वो हॉलो ब्लॉक था, हमें बोलना है मुझे इस हॉलो ब्लॉक की डेप्थ मेजर करनी है, आई डोंट नो व्हाट द डेप्थ इज, और मैं इंटरनल जॉस के थ्रू डेप्थ मेजर नहीं कर सकता, मैं इंटरनल जॉस के थ्रू लेंथ और विड्थ मेजर कर सकता, लेकिन उस ब्लॉक की डेप्थ मेजर करने के लिए या तो मैं एक्सटर्नल जॉस से बाहर की लेंथ मेजर करूं, लेकिन फिर वही मसला होगा कि जो अंदर की थिकनेस है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगी, वो गलत आ रहा होगा मेरा आंसर। तो हम डेप्थ गेजेस का इस्तेमाल करते हैं। डेप्थ गेज को किस तरह से यूज किया जाता है, जब आप इस वर्नियर कैलिपर को बाहर की तरफ मतलब राइट की तरफ स्लाइड करते हैं ना, तो ये ब्लेड साथ साथ बाहर आना शुरू हो जाता है, सही। जिससे वर्नियर कैलिपर आगे ट्रांसलेट हो रहा होगा, आप इसका वर्नियर स्केल आगे ट्रांसलेट करेंगे, डेप्थ गेज बाहर आना शुरू हो जाएगी। सर सही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज हो सकता है ना दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट? हाँ, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज हो सकता है, ये लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज हो सकता है, इसमें ऐसी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा। बस ये है कि जो भी लेंथ हो जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 15 सेंटीमीटर तक इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी मेजर कर सकते हैं और डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। तीनों चीजों की 15 सेंटीमीटर लिमिट है। ठीक है सर। अगर मुझे इंटरनल डायमेंशन मिसाल के तौर पर मेजर करनी होती किसी चीज की, ये ब्लॉक था, मुझे इसकी इंटरनल डायमेंशन जो थे वो मेजर, इंटरनल डेप्थ जो थी वो मेजर करनी थी, लाजमी बात है इसकी अपनी कोई ना कोई थिकनेस होगी। तो इसके जो टेल है वो इस तरह से इस्तेमाल होती है कि समझिए कि यहाँ पे आपके पास ये वर्नियर कैलिपर का एक पोर्शन आ गया, उसकी टेल वाला हिस्सा है, पूरा वर्नियर कैलिपर नहीं दिखा रहा, ये वो हिस्सा है जो इसकी टेल का पार्ट था, मतलब दिस पोर्शन। तो अब यहाँ पे इधर से इसकी टेल बाहर आ रही होगी, और ये आके इधर सेट फिक्स हो जाएगी। एक मिनट रुकिए, ये इस तरह से आप उसकी टेल जो है वो यहाँ पे लाके फिक्स कर देते हैं। मतलब आप जैसे वर्नियर कैलिपर जो है वर्नियर स्केल आगे ट्रांसलेट करते हैं तो ये टेल बाहर आती चली जाती है, और जैसे ये बेस को हिट करेगी आप समझ जाएंगे अच्छा भाई आई एम नाउ टचिंग द बेस ऑफ दिस ब्लॉक, and from here you can measure the depth of the instrument as well. तो यहाँ से हमें पता चला कि वर्नियर कैलिपर किन किन चीजों की मेजरमेंट करने के लिए यूज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे चीज लिख देता हूँ, इट्स यूज्ड फॉर इंटरनल डायमीटर्स, या शुड आई से इंटरनल डायमेंशंस, एक्सटर्नल डायमेंशंस एंड डेप्थ्स। ये तीन चीजें हैं जो आप मेजरमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, इंटरनल डायमेंशंस, एक्सटर्नल डायमेंशंस एंड डेप्थ। लेकिन वही बात है, लिमिट
15 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की जो रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर तक जाती है, नॉट मोर देन दैट। अब इस 6 सेंटीमीटर का जो सिलसिला है उसमें जो प्रिसिशन आती है वो आपको बहुत ज्यादा मिलती है, 0.001 सेंटीमीटर, और शुड आई से 0.01 मिलीमीटर। इसी तरह ये भी 0.1 मिलीमीटर। मैं मिलीमीटर में ये इसलिए अभी लिख रहा हूँ फिलहाल क्योंकि अक्सर जो आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना उसमें मिलीमीटर्स के अंदर भी ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। एग्जामिनर अक्सर आपको मिलीमीटर्स के अंदर भी ये वैल्यूज देता है, यूजुअली मिलीमीटर्स के अंदर। अब यहाँ से वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल जरा हम देख लेते हैं, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। देखिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में सिर्फ एक पोर्शन है जहां से मेजरमेंट हो सकती है, और वो एनविल और स्पिंडल की दरमियान की जो स्पेस है वो है स्पेस बिटवीन द एनविल एंड द स्पिंडल। इनके दरमियान की जो स्पेस है उसके थ्रू वहां पे आप डायमेंशन मेजर करने का काम कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ मेरे पास एक छोटा सा बॉल बेयरिंग है, आपने देखा होगा अक्सर कभी अगर इत्तेफाक हुआ हो यो देखने का तो उसमें बॉल बेयरिंग बहुत छोटी छोटी बॉल्स है, या एक पीस ऑफ वायर है, आपने उसका डायमेंशन उसकी थिकनेस मेजर करनी है, तो यहाँ पे आप उनको प्लेस करके बिटवीन द स्पिंडल एंड द एनविल आप उनकी मेजर करने का काम कर सकते हैं। अच्छा, ये स्पिंडल ट्रांसलेट करता है, सही है, और ये किस तरह से ट्रांसलेट करता है इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये स्पिंडल जो है ये बैक या फोर्थ मूव कर सकता है जब आप रैचेट को यहाँ से रोटेट कर। व्हेन यू स्टार्ट रोटेटिंग द रैचेट, इससे सिलसिला ये होता है कि ये पूरा सिस्टम, ये थिम्बल यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब चीजें ट्रांसलेट करती हैं, स्लीव ट्रांसलेट नहीं करती, स्लीव मेन स्केल की तरह। जब रैचेट घूमता है तो ये थिम्बल भी घूमता है, इसकी मार्किंग ये सब चीजें पूरा पोर्शन जो है वो एक साथ रोटेट करना शुरू करता है, और ये जैसे स्क्रू होता है ना, आप उसको ओपन करना शुरू करें तो वो घूमता रहता है और बाहर भी आता चला जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से व्हेन यू आर रोटेटिंग द रैचेट, ये स्क्रू गेज बोला इसलिए जाता है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत थिन स्क्रू होता है, उसकी डिविजन बहुत बारीक होती है, तो जैसे जैसे आप रैचेट घुमाते हैं ये चीज उस स्क्रू पे ट्रांसलेट करती चली जाती है और पीछे आती चली जाती है, और स्पिंडल भी इसी तरह से पीछे आता जाता है, और ये जो गैप होता है स्पिंडल और एनविल के दरमियान में इंक्रीज हो सकता है। और अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप रैचेट को रिवर्स घुमाइए, जैसे स्क्रू टाइट कर रहे होते हैं, स्पिंडल करीब आएगा और आप उस चीज को बीच में फिक्स कर सकते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत थिन मेजरमेंट्स के लिए होता है। आमतौर पे बोलूं तो वायर का डायमीटर सिर्फ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से होता है। ये कॉमनली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप किस तरह से वायर का डायमीटर मेजर करेंगे, या एक वायर का डायमीटर मेजर करना है, या मेटल शीट है पतली सी उसका डायमीटर उसकी थिकनेस मेजर करनी है। तो इन सब चीजों के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो समझ लीजिए कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होगा। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो पर्पस है लिख देता हूँ। Used to measure very small lengths like dia of wire, thickness of sheet, etc. तो ये आपके पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो आ गया। यहाँ तक अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आप पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए। So everything is clear so far. Thank you. आगे बढ़ते हैं जरा।
अब हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे जिनकी मेजरमेंट्स हम यहाँ पे करेंगे, जैसे मास है. If you want to measure mass, so one of the instrument that you're observing over here, it's called a beam balance. जब बीम बैलेंस की एक और एग्जांपल भी होती है, और वो जो कॉमनली हम देखते हैं तराजू जिसे हम बोलते हैं, सही है, वो भी एक बीम बैलेंस ही होता है, जिसपे एक साइड पे आप जो मेजर करना होता है वेट वो रखते हैं, और एक साइड पे आप कोई ग्रेजुएटेड वेट प्लेस कर देते हैं. तो ये ग्रेजुएटेड वेट ये आपका सिस्टम है जो उसका मेजर करना है. यहाँ पे आपका ग्रेजुएटेड वेट जो है वो आ रहे होते हैं 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम के. तो इस तरह से इसको भी आप बीम बैलेंस ही बोलते हैं. ये बीम बैलेंस थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें आप मास प्लेस नहीं करते बल्कि ट्रांसलेट करवा के उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. छोटे छोटे मासेस होते हैं जिसको आप ट्रांसलेशन करवा के बैलेंस करवाने की जिसको कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन है ये भी बीम बैलेंस. दूसरा जो ज्यादा एक्यूरेट होता है हमारे लिए और मेजरमेंट करना भी जिसमें आसान होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमने सबसे ज्यादा कॉमनली देखा हुआ है. किसी भी आप शॉप पे चले जाएं जहाँ पे आप वे करवा के किसी चीज को परचेज करते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस कॉमनली अवेलेबल है. जो भी मेजर करना होता है वो स्क्रीन पे रखते हैं, उसमें वो चीज इंसर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल यू आर देयर टू बाय सम पल्सेस, तो आप बोलेंगे भाई कि फॉर एग्जांपल हाफ अ केजी आप पल्सेस बाय करना चाह रहे हैं, तो वो इसके ऊपर शॉपर रखेंगे, उसमें इंसर्ट करना शुरू कर देंगे, रीडिंग आपके पास आ जाएगी. इसमें एरर का चांस बहुत कम होता है. मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है तो एरर है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के दौरान हमारा कोई रैंडम एरर नहीं आएगा क्योंकि डिजिट्स हमें साफ वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं. ये गलती का चांस बहुत कम है इसके अंदर. आप रीड अगर सही कर रहे हैं तो फिर सब अच्छी बात है. हाँ, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ आ गई है दैट इज सम अदर सिनेरियो, वो एक अलग केस है. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक मोर प्रिसाइज. So it generally gives value to 0.01 grams. जनरली आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो 0.01 ग्राम्स तक की प्रिसिशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. बीम बैलेंसेस 1 ग्राम मैक्सिमम जाते हैं, 0.1 ग्राम भी जा सकते हैं अगर बीम बैलेंस ज्यादा प्रिसाइज हो. वरना जो हमारे नॉर्मल तराजू वाले बीम बैलेंस होते हैं वो तो बस आपको पता है कि जितना आपने ग्रेजुएटेड वेट रखा है उतना ही बताएंगे. आपने 1 kg रखा है 1 kg बता सकता है, आपने हाफ kg रखा है वो हाफ kg बता सकता है. इससे ज्यादा या इससे कम वाला मामला जो है वो नहीं हो पा रहा होता. तो बीम बैलेंस में हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली एक लेस प्रिसिशन या आप एक्यूरेसी बोलते हैं अभी फिलहाल इसको, देन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. The beam electronic balance are like easy to use as well. मास मेजर करने के बाद अगले इंस्ट्रूमेंट हमारे टाइम के आते हैं. इसमें हमारे पास स्टॉप वॉचेस आती हैं और क्लॉक्स आते हैं. तो स्टॉप वॉच जनरली हम यूज करते हैं शॉर्ट टाइम इंटरवल्स के लिए, या जब भी हमें कोई लैप्स जनरेट करने होते हैं छोटे छोटे इंटरवल्स में टाइम के, तो आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं. तो फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स that need a higher precision. क्योंकि जो स्टॉप वॉचेस हैं वो आपको 0.01 सेकेंड्स तक का टाइम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. वेरी स्मॉल वैल्यू, से 100th of a second के अंदर भी वेरिएशन होगी तो आपको पता चल जाएगी स्टॉप वॉच. अगला हमारे पास क्लॉक है. कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रेफर किया जाता है कि आप क्लॉक यूज करें. उसकी वजह असल में ये है क्लॉक जो है वो लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए यूज होती है कि भाई आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और उस एक्सपेरिमेंट में हाफ एन आवर लगना है आपको. कोई रिएक्शन है कि हमें रिएक्शन है, आप उसका टाइम नोट करना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट प्रेफर्ड कि आप आधे मतलब स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करें हाफ एन आवर के लिए, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इसलिए प्रेफरेंस ये दी जाती है कि आप जब बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप क्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं. शॉर्ट टाइम इंटरवल्स में वॉचेस यूज हो जाती हैं, स्टॉप वॉचेस. लेकिन अगर लॉन्ग टाइम इंटरवल्स हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसिशन रिक्वायर्ड नहीं है
भाई 0.01 सेकंड तक की आपको जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे ठीक है 30 मिनट्स का मामला है, 30 मिनट्स में 2 3 5 सेकंड ऊपर नीचे भी हो जाए तो इसमें इतना कोई मसले की बात नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्लॉक को प्रेफर करते हैं। या मैराथन रेस है, मैराथन रेसेस को अक्सर जो है वो क्लॉक्स के थ्रू मेजर किया जा रहा होता है। हाँ, लास्ट लैप्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए फिर आप स्टॉप वॉचेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो भाई ठीक है, स्टॉप वॉच के थ्रू प्रिसिशन और एक्यूरेटली निकाल लेंगे। तो क्लॉक्स दे यूज फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल्स that do not need large precisions. Nearest to minute या nearest to second भी गुजारा हो जाता है, आप उसको क्लॉक यूज करोगे। अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आप प्रेफर करोगे कि क्लॉक इस्तेमाल। एक मिनट, चलो। So then we have the temperature. टेम्परेचर के इंस्ट्रूमेंट्स डिटेल में टेम्परेचर के चैप्टर में आएंगे, वरना वैसे तो दो किस्म के थर्मोमीटर्स होते हैं आपके पास। वन इज द लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर्स, और एक होता है आपके पास थर्मोकपल थर्मोमीटर। लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर्स हम अपने घरों में कॉमनली यूज करते हैं, तो खैर वो भी डिजिटल आना शुरू हो चुके हैं, तो इतना कोई इनका मसला नहीं होता। लेकिन थर्मोकपल थर्मोमीटर्स जो है वो इंडस्ट्री बेस पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, घरों में कॉमनली थर्मोकपल थर्मोमीटर्स का यूज होता है। तो थर्मोकपल थर्मोमीटर्स और ये लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर्स कहाँ पे कितनी प्रिसिशन के साथ यूज हो रहे होते हैं, तमाम चीजें जो है, ये जब मैं थर्मोमीटर का चैप्टर आपको सिखा रहा हूँ उस वक्त हम काफी डिटेल में जाएंगे। करंट मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वी हैव द एमीटर, वी हैव गैल्वेनोमीटर्स, and we have the multimeter. This is an ammeter, this is galvanometer, and this is a multimeter. अच्छा, गैल्वेनोमीटर में और एमीटर में पहले तो मैं बता दूं फर्क क्या है, दोनों एक जैसे रहे। असल में इनमें डिफरेंस आता है इनकी वैल्यू जो ये मेजर कर सकते हैं। एमीटर्स जो है वो लार्ज करंट के लिए यूज होता है, मतलब 0 1 2 3 एम्पेयर्स वगैरह तक अगर आप मेजर करना चाहते हो आप एमीटर का इस्तेमाल करें। गैल्वेनोमीटर मिली एम्पेयर्स के लिए यूज होता है, ये बहुत स्मॉल करंट एम्पेयर्स के लिए यूज होता है, ये मिली एम्पेयर्स के लिए यूज होता है, स्मॉल करंट्स के। जैसे आपके मोबाइल फोन्स हो गए, या लेट्स से फॉर एग्जांपल यही इसी की एग्जांपल ले लें जो हमारी ये सर्किटरी है लैपटॉप्स की या टैबलेट्स की जो सर्किटरी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा करंट ट्रैवल नहीं कर रहा होता, बैटरीज के थ्रू करंट आ रहा होता है, तो स्मॉल करंट होता है, मिली एम्पेयर्स में होता है। तो उसको मेजर करने के लिए एमीटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको मेजर करने के लिए आप गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो स्मॉल करंट के लिए होता है, एमीटर जो है वो लार्ज करंट के लिए होता है। ये दोनों एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एनालॉग का मतलब इनमें नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, मार्किंग्स लगी हुई हैं, आप रीड करोगे मार्किंग्स नीडल के जिसको नीडल मैच कर रही हो। मल्टीमीटर डिजिटल, और इसका नाम मल्टीमीटर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये करंट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मेजर कर सकता है। करंट तो चलो एक चीज है, करंट के अलावा भी बहुत सारे वैल्यूज जो है आपको ये मल्टीमीटर मेजर करके दे सकता है। अगर उसमें आपको मैं बताऊं तो ये करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, सही है, आप ये तमाम चीजें जो हैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू, एक ही इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की मेजॉरिटी कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो आप जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, वो अलग अलग एम मीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ओम मीटर्स, ये सब अलग अलग मीटर्स भी आते हैं। तो मैंने अलग अलग मीटर्स को लेके नहीं घूम रहे होते हैं, वो एक मल्टीमीटर रखते हैं अपने पास और पूरे शहर में घूमते पड़ता है जहाँ पे उनको काम होता है।
उनको पता है कि भाई हमें सिर्फ इसका डायल रोटेट करना है, जो डायल बीच में लगा हुआ है, जिस चीज को मेजर करना है उस पर लाके उसे फिक्स करना है और मेजरमेंट करना है। तो ये ज्यादा उनके लिए कह रहे हो कि मेजर करना आसान हो जाता है। ये कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कॉमनली हम देख रहे होंगे और यूज भी कर रहे होंगे, और जैसे जैसे हम टर्मिनोलॉजीज या फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते चले जाएंगे तो मैं उस तरह से आपको उनकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी जो है वो बताता चला जाऊँ। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो आगे जाके आएंगी, CRO वगैरह, वो भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स की मेजरमेंट्स के अंदर आपके काम आएंगे। उसके ऊपर भी ये है कि फिर हम जब जाएंगे उस पर तो हम डिस्कस करेंगे आगे। ज़रा टाइप ऑफ एरर्स में एक दो एरर्स में डिस्कस करूंगा अभी, उसके बाद लाजमी बात है क्लास का टाइम भी थोड़ा सा कम पड़ जाएगा क्योंकि मुझे क्लासेस भी लेनी है इसके आगे। मैं कोशिश करूंगा रैंडम एरर में आज आपको समझा दूं, या अगर आपको लगता है अभी तो मतलब थके वके तो नहीं हो ना, सुबह सुबह की क्लास है ये? नहीं नहीं सर, इट्स फाइन। चलो ठीक। सिस्टमैटिक एरर की अगर हम बात करते हैं, देखिए जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स में से मेजरमेंट ले रहे होंगे तो लाजमी बात है एरर का चांस उसमें हमेशा रहता है। ये चीज़ कहना कि हमने 100% सर्टिनिटी के साथ कोई रीडिंग ली है, मेजरमेंट की है, ये बड़ा एक मतलब एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये मानना जो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए। तो जब भी हम रीडिंग लेते हैं उसमें दो तरीके के एरर कॉमनली आ सकते हैं। तीसरा एरर मैं पैराडॉक्स एरर समझाऊंगा। दो तरीके के एरर कॉमनली आ सकते हैं, एक सिस्टमैटिक है और एक रैंडम है। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है इसके ऊपर अगर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूं तो देखिए, सिस्टमैटिक एरर एज द नेम सजेस्ट ये सिस्टम की फॉल्ट की वजह से, the error introduced in the reading due to the fault in the system. Error introduced in the reading due to fault in the system. अब सिस्टम किसे कहा जा रहा है? What is a system? तो सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सिस्टम के अंदर हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं। सिस्टम के अंदर हमारा मेथड, ठीक है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कोई भी मेथड किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मेथड ही गलत हो। हम बहुत एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहे हैं, तमाम चीजों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जो तरीका है वो गलत है, तो उस वजह से भी एरर आ जाता है। मेथड के अलावा हमारी इक्वेशंस, कि हमने सब चीजें सही इस्तेमाल की, जो इक्वेशन हमें बताई गई थी वो इक्वेशन गलत। मतलब किसी ने हमें आगे बोला कि भाई अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला है 2πL/g, पता चला फॉर्मूला था 2π√L/g। तो हम भले कितने एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जितने आंसर निकालेंगे सब गलत हो। तो इंस्ट्रूमेंट्स या मेथड या इक्वेशंस, सो ये तमाम चीजें हमारे पास सिस्टमेटिक एरर का पार्ट है। मेथड की गलती हमारी अपनी गलती होती है, तो इक्वेशन की गलती भी हमारी अपनी गलतियों में शुमार हो रही होती है। भाई हमने मेथड गलत अडॉप्ट कर लिया, हमने इक्वेशन गलत यूज कर ली। इसी तरह एक बहुत कॉमन सिस्टमेटिक एरर है, भाई मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक सिलेंडर का पीस है या कोन का पीस है मिसाल के तौर पे, और इस कोन की मुझे हाइट मेजर करनी है, ठीक है। मैं एक मीटर रूल यहाँ प्लेस करता था कोन की हाइट मेजर करने के लिए, मीटर रूल मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब लाजमी सी बात है कि अगर मैं मेजरमेंट लेना चाह रहा हूँ, मैंने मीटर रूल यहाँ प्लेस कर दिया, गलती मुझसे मिसाल के तौर पे ये हो गई कि मैंने मीटर रूल प्लेस इस तरह से किया कि नीचे मार्क था 100 का और ऊपर मार्क था 0 का। तो अब ये जहां मैच कर रहा होगा, इस कोन की जो हाइट है, जो टिप है जहां मैच कर रही है, लेट्स से वो मैच कर रही है 30 की, तो मैं कह बैठा कि भाई जो इसकी कोन की हाइट है वो 30। ये सिस्टमेटिक एरर है कि मैंने स्केल उल्टा रखा हुआ था। तो इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन में गलती नहीं है, मैंने कोई इक्वेशन इस्तेमाल नहीं की, मेरा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी नहीं है, मेरा मेथड गलत, मैंने स्केल उल्टा रख दिया, स्केल प्लेस्ड रॉन्ग साइड।
स्केल इज प्लेस्ड रॉन्ग साइड अप, आप 100 को ऊपर रखोगे, 0 को नीचे रखोगे, हम नीचे से मेजर कर रहे हैं। इसकी जो असल हाइट है वो 70 सेंटीमीटर और हम रीडिंग देख के बता रहे हैं 30। तो इस किस्म के एरर्स जो है आपके सिस्टमेटिक एरर्स में आ जाते हैं। आपने गलती की और आपको पता नहीं चला कि भाई ये गलती किस वजह से हुई थी, लेकिन जब आपने गौर किया तो आपको अंदाजा हुआ यार ये तो इंस्ट्रूमेंट में खराबी नहीं थी, वो तो मैंने उल्टा रखा हुआ था, मेरा मेथड गलत। तो इसी तरह इंस्ट्रूमेंट में क्या मसला हो सकता है, लेट्स से इंस्ट्रूमेंट का मसला क्या हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट का मसला ऐसा हो सकता है कि मेरे पास यही एक समझ ले कि ये कोन था, दैट सेम कोन। इस बार मैंने सोचा कि नहीं यार अब मैं गलती नहीं करूंगा, मैंने स्केल प्लेस किया, लेकिन मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त उसने अच्छा वाला स्केल अपने पास रख लिया, खराब वाला स्केल मुझे दे। अब खराब वाले स्केल में मसला ये था कि वो नीचे से घिसा हुआ था, इरोड हुआ हुआ था, इट्स इरोडेड फ्रॉम द बेस। तो उस पर 0 का मार्क ही नहीं था, उसकी मार्किंग शुरू हो रही थी इस तरह से। ये था इसका फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर का मार्क, मैं साल देता, 0 का मार्क ही नहीं, नो 0 मार्क। तो ये जो एरर है ये भी 0 एरर है। अब मैं यहाँ से जो भी मेजरमेंट लूंगा मिसाल के तौर पे, अब मैं मेजर सही कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 68 सेंटीमीटर, मैं समझूंगा कि मैंने सही आंसर निकाला, लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो गड़बड़ है, ये तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, हम तो उसको 2 या 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0.2 या 0.3 से। इस तरह का जो एरर है वो आपके पास सिस्टमेटिक एरर के तौर पे सामने आता है, जिसको एक खास नाम दिया जाता है 0 एरर। सिस्टमेटिक एरर ये भी है, लेकिन सिस्टमेटिक एरर का खास नाम पड़ता है 0 एरर। 0 मार्क के साथ मसला है। तो यहाँ पे इस एरर को रिमूव करने का आपके पास सिर्फ एक रास्ता होता है, आप मसला मालूम करें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फिगर आउट करें और उसके बाद उस प्रॉब्लम को करेक्ट करें। अगर इंस्ट्रूमेंट उल्टा इस्तेमाल कर रहे थे उसको सीधा करें, अगर इक्वेशन गलत थी तो करेक्ट इक्वेशन ढूंढें आप, अगर स्केल में से मार्किंग जुड़ी हुई थी तो आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, लेकिन उस मसले का हल निकालें। बार बार एक्सपेरिमेंट करके आप ये सोच रहे कि मैं 2-3 मरतबा एक्सपेरिमेंट करके एक काम करता हूँ, एवरेज वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो एवरेज निकालने से सिस्टमेटिक एरर नहीं जाता, क्योंकि आप जितनी रीडिंग्स निकालने वो सब की सब गलत होंगी। तो अगर आप 6 रीडिंग्स भी निकालते हैं और 6 की 6 रीडिंग्स में एरर था, तो उसका एवरेज जो है उसमें से एरर कैसे गायब हो सकता है? तो 6 की 6 रीडिंग गलत है, एक चीज जो 70 होनी चाहिए थी आप उसकी मेजरमेंट 30 कर रहे हैं, आपने 6 मरतबा रीडिंग निकाली 30, 31, 30, 31, 32, 31, आप उसका एवरेज ले रहे हो तो वो 70 थोड़ी आएगा। तो सिस्टमेटिक एरर को रिमूव करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फिगर आउट द प्रॉब्लम and remove that problem. See, repeating an average is not the solution. ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक डिस्कशन हो गई सिस्टमेटिक एरर पे। आज के लेसन में यहीं तक रखता हूँ, इंशाल्लाह मैं ड्राइव का लिंक जो है आपके साथ